बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, एक तरफ जहां पॉलिटिकल केओस अपनी तरफ है, हर आए दिन हमें लगता है कि यार इसके बाद शायद डस्ट सेटल हो जाएगी, बट उससे अगले दिन जब आते हैं तो पता चलता है कि डस्ट मजीद फैल गई है। वहीं पर जुडिशरी को लेकर भी कोई हालात बहुत अच्छे नहीं है। 26th अमेंडमेंट जब आ रही थी, 26वीं यानी तरमीम जब आ रही थी, जिस तरह हुई वो एक अलग से बहस है, उसके ऊपर बहुत बात करते रहे हम इन द पास्ट। लेकिन उस आईनी तरमीम के बाद हमें बताया जाता रहा कि जनाब अब मामलात जुडिशरी के बिल्कुल सेटल हो जाएंगे, अब केसेस की देखिए जाएगा, अब पेंडेंसी जो है और वो जो केसेस बहुत जल्दी केसेस के फैसले सुनाए जाया करेंगे और इंसाफ मिला करेगा लोगों को। बट एट द सेम टाइम जजेस की सीनियरिटी के ऊपर इख्तलाफ आते हैं। जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन साहब, पुराने रुकन काफ़ी अर्से से जो चले आ रहे थे, वो मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। वकला के इख्तलाफात खुल के आते हैं। आज एक बार के सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से शाहिद खान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट के ऊपर रद्द-ए-अमल सामने आता है। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। यहाँ पर भी लगता है कि जुडिशरी को लेकर भी मामलात सेटल किसी तरह नहीं हो रहे। दो कि बहुत सारे वो लोग जो 26वीं यानी तरमीम के हक में थे, आज वही 26वीं यानी तरमीम में से बहुत सारे नकाइस भी निकालते हैं, नक्स भी निकालते हैं कि जनाब ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, टाइम चाहिए, इसको सेटल होना चाहिए। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग एंड व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन? बिकॉज एक बहुत बड़ा केस मेरे नज़दीक हमारे आइन को लेकर, कानून को लेकर, मुल्क के एक बहुत बड़ा केस जो है फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, वो भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और वो भी आई थिंक अब लास्ट फेजेस में होगा। वहाँ पर भी दलाइल अजीज़ भंडारी साहब की भी आज मुकम्मल हो गए में। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग एंड व्हाट कुड हैपन इन डेज टू कम, दैट इज़ वेरी क्रूशल। रीज़न वी ऑलवेज टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कैसे कैसे करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के कहे के ऊपर अमल दरामद कैसे करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। पहले सेगमेंट में आज हम यही बात करेंगे सबके खतूत, जजेस की सीनियरिटी पर इख्तलाफात। मेरे साथ आज के मेहमान हैं बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। हाफिज़ एहसान खोखर साहब माहिर कानून है, मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किए। तैमूर मलिक साहब से स्टार्ट करते हैं। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बैरिस्टर साहब सबसे पहले तो 26वीं यानी तरमीम पे अब हम सबको बताया जाता रहा कि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, पेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी, केसेस बहुत जल्दी आप देखेंगे कि जनाब आइनी केसेस जो हैं आइनी बेंच में लगेंगे और यूं सबको इंसाफ मिलता जाएगा। डू यू थिंक आइनी तरमीम के बाद मामलात कुछ सॉर्ट आउट हुए हैं या प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं? देखें, ये तो बिल्कुल यहाँ है बात जो हम हमेशा से कहते थे जब ये बात शुरू हुई 26वीं आईनी तरमीम की, कि इससे मामलात ज़्यादा उलझेंगे, ना सिर्फ आवाम के लिए उलझेंगे, कानूनी तौर पे भी उलझेंगे। अब ये बड़ी डिबेट अक्सर अब चल रही होती है कि कौन सा मामला आईनी बेंच के आगे जाएगा, कौन सा सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंचेस के तहत जाएगा। सो अब ये मामला शुरू हो गए। मजीद सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस अब बन गए हैं। जो पेंडेंसी पहले थी वो तो वैसे ही जजेस की तादाद बढ़ने से ही अब कम हो जानी चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई चीज होती नजर नहीं आ रही। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो विद इन द कोर्ट भी मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भी अराइज हो रहे हैं और यकीनन ये मामला इतना आसान नहीं है। जहां तक बात है कि पेंडेंसी को हैंडल करने की, मेरे जैसे तो ये कहते आए हैं कि ये मामलात नंबर ऑफ जजेस सिर्फ बढ़ाने से या कोई इस तरह की तरमीम से नहीं, ये तो आप डिजिटाइजेशन करें ऑफ जुडिशल केस लोड तो तब हो सकती है। एक तरह के मैटर्स एक तरह के बेंच के आगे लगाएं, जिस तरह बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने ग्रीन बेंच बना के क्लाइमेट एनवायरनमेंट टाइप केसेस एक के पास लग रहे थे। क्रिमिनल जजेस कुछ जो हैं क्रिमिनल बेंच के जजेस क्रिमिनल मैटर्स को सुन रहे थे। तो इस तरह आप कुछ करके करें ताकि उनको केसेस को जल्दी टेकअप करके जल्दी रिजॉल्व किया जा सके। फिर टेक्नोलॉजी के तहत आप ये केस फिक्सेशन और बाकी चीज़ों में लोगों की, जजेस की इन्वॉल्वमेंट को कम करें, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को कम करें, अमले की इन्वॉल्वमेंट को कम करें और आप उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटाइजेशन और बाकी चीज़ों के थ्रू मैनेज करें तो बहुत सारे मामलात, यानी कि एक जैसे मामलात यकीनन जो 50,000 या 51,000 पेंडिंग केसेस हैं अगर सुप्रीम कोर्ट में, तो अगर आप उनको अपनी डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करें तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज होंगी बहुत केसेस में। उनको क्लब करें, उनको आगे पीछे इकट्ठे लगाएं, उस तरह मामलात को रिजॉल्व किया जाना चाहिए था। और अभी भी मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के कामों के ऊपर, केस मैनेजमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, लॉ एंड जस्टिस कमीशन, नेशनल जुडिशियल पॉलिसी मेकिंग कमेटी जो है, ये सब इसके ऊपर काम करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तैमूर भी डर लगता है ये सवाल करते हुए, पता नहीं कि हमारी, चलें आप वकील हैं, आपको तो बेहतर पता है कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। हम साफियों को बड़ा डर लगता है आजकल, अपनी बाउंड्स का कुछ आइडिया नहीं होता कि हमारी बाउंड्री कहाँ तक है। जुडिशियल पॉलिटिक्स है अभी हमारी कोर्ट्स में, इज दैट गोइंग ऑन राइट नाउ?
देखिए, जुडिशल पॉलिटिक्स खैर कहाँ नहीं होती। वो आप अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें या कहीं और कर लें, तो नेचुरली खासतौर पे अमेरिका में जहाँ पे जजेस की अपॉइंटमेंट कॉन्फर्मेशन प्रोसेस के थ्रू जाती है, तो बड़े क्लियर रिपब्लिकन डेमोक्रेट लीनिंग जजेस हैं उनके सुप्रीम कोर्ट के, और वो तो ताहयात रहते हैं। तो यहाँ पे मैं ये अगर कहूँगा कि बिल्कुल एक हम तो जुडिशियल इंपीरियलिज्म के ज़माने से भी निकले हैं, एक किस्म के तो जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की भी बात होती रही है। तो जुडिशरी के अंदर जो एक आप कह लें कि पॉलिटिकल थॉट की डिवाइड है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, और उसके ऊपर बात करना भी कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल वो लोग इंसान हैं, अपनी अपनी सोच रख सकते हैं, और पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है खाली कि किसी जमात की पॉलिटिक्स के साथ वो एग्री करते हो या बिलीव रखते हो, बल्कि उनका थॉट प्रोसेस भी जो है, फॉर एग्जाम्पल सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इट्स अ वेरी पॉलिटिकल क्वेश्चन। इट्स नॉट लिंक्ड टू पीएमएलएन एंड पीटीआई। मतलब इवेंचुअली जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा वो बहुत आने वाले अरसे के लिए सब पे अप्लाई होता रहेगा। सो उसकी फ्लिप साइड पे कौन कौन होगा ये तो हम नहीं कह सकते। पर सब हमने इस मुल्क में देखा है कि जो आज किसी फैसले के हक में होते हैं, 4 साल 5 साल के बाद उसके खिलाफ वो सड़कों पे भी होते हैं। तो इट इज़ प्रिटी मच पॉसिबल कि जो आज चाहते हैं कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है वो 5 साल के बाद खुद एहतजाज कर रहे हो इसी डिसीजन। मेरे ख्याल में 5 महीने के बाद शायद कर रहे हैं, या कुछ भी दैट्स प्रिटी मच पॉसिबल। ऐसे होता है। सिविलियंस का ट्रायल होना नहीं चाहिए। देखें, हमारे जैसे तो बहुत क्लियर हैं इस बारे में। सुप्रीम कोर्ट का अभी भी जो इनफील्ड फैसला है वो भी बहुत क्लियर है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। अगर आपने और दूसरे जो हमें देख रहे हैं उन्होंने फॉलो किया है जो प्रोसीडिंग्स पिछले कुछ हफ्तों में हुई हैं, वो एतजाज एहसन साहब, लतीफ कोसा साहब से लेके सुलेमान अकरम राजा और ख्वाजा अहमद हुसैन और अबू ज़ैर भंडारी की जो प्लीडिंग्स हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो बहुत क्लियर हैं। जवाब नहीं है दूसरी तरफ इन सब सवालों के, लेकिन देखते हैं कि क्या आज ही की प्रोसीडिंग से एक जुमला मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर हाफिज एहसान साहब की तरफ मुझे जाना है। एहसान साहब, अजीज भंडारी साहब ने आज दलाइल दिए कि एफबी अली केस में एतजाज एहसन साहब ने आपको बताया कि ट्रायल कैसे होता था। फेयर ट्रायल तो दूर की बात, जेल ट्रायल में कागज का टुकड़ा तक नहीं ले जाने दिया जाता था, जिस पर जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कागज का टुकड़ा नहीं लेके जाने देते तो जेल से खत कैसे आ जाते? कैसे आप खैरियत से? जी राय साहब, थैंक यू सो मच। पेंडेंसी कम करवानी थी, 26वीं यानी तरमीम मेयर तैमूर भी वही बात कर रहे थे, पेंडेंसी भी कम कोई नहीं, नवे नवे कट्टे को। अच्छा, वैसे उसी बेंच के अंदर जो था जस्टिस जो रिजवी साहब हैं, जी फौजी तंसीबात पर हमला, उनकी सिक्योरिटी किसी आर्मी पर्सनल के कंट्रोल में तो होगी। मीडिया पर हमने फुटेजेस देखी हैं जहां मिलिट्री की शमूलियत हो, वो मिलिट्री कोर्ट शामिल। तो उन्होंने ये कहा था, उनकी ऑब्जर्वेशंस ये आई थी कि मैंने खुद एक जो कोर्ट मार्शल है उसके अंदर एज ए लॉयर के तौर पे काम किया, और उसके अंदर जो मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए था वो भी मिल जाता था, और इवन मिलिट्री कोर्ट से एक फैसिलिटेटर भी होता है कि जो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स देता है, प्रोवाइड करता है। तो ये आपके सामने दो स्टैंस हैं। लॉयर कहते हैं कि कागज़ नहीं जाने देते, जज कहते हैं कि सारी फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह पोज किया जाता है, मुल्ज़िमान का भी स्टांस आना चाहिए इस पे। नहीं, देखें ना, बात ये है साकिब, एक ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान के अंदर एक सेटल्ड प्रोपोजिशन थी कि जिसके अंदर मिलिट्री के अंदर सिविलियंस जो मिलिट्री लॉज की वायलेशंस करते हैं या आपके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशंस करते हैं, उनको ट्राई किया जा सकता है। और वो पीटीआई के दौर के अंदर भी आए हैं, वो उसके बाद पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, सब के दौर के अंदर आए हैं, और कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये नहीं कहा कि जी सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल जो है वो नहीं होने चाहिए, और ना ही पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब ये है कि सूटेबिलिटी की बात है कि आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के पास गए कि जनाब वो इदरीस खटक का आप ट्रायल ना करें जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर था, तो बात नहीं मानेगी, चूँकि लॉ था और उन्होंने कहा लॉ के अंदर है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, और अब चूँकि हमारे लॉयर्स के अंदर भी एक अलाइनमेंट आई हुई है कि जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आते हैं तो फिर आप उस नैरेटिव को जो है वो टो करते हैं। और इस जजमेंट को भी आप देखें जो 23 अक्टूबर वाली आई है, डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करेगी, और उसके अंदर भी आप देखें कि एक आपको व्यू नज़र ये आएगा कि जब बुनियादी तौर पे केस साकिब ये था कि जी चूँकि आर्टिकल 175(2) के नीचे जो है
ये अदालतें नहीं हैं, क्योंकि जुडिशरी जो है वो एक इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव से होती है, लिहाजा मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल जो है वो नहीं किया जा सकता। लेकिन जब मेजॉरिटी जजमेंट आई 4-1 से आया तो उन्होंने कहा आर्टिकल 175(2) से बाहर जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो बन जाते हैं। और जिन लॉयर का भी इन्होंने जिक्र किया मलिक साहब ने, उन्होंने कहा जी कि मैं उनके कंक्लूजन से तो इत्तेफाक करता हूं जस्टिस मुनीब से, लेकिन मैं उनकी फाइंडिंग से इख्तलाफ नहीं करता। तो हम तो हमेशा ये आते हैं कि फाइंडिंग ही बुनियाद जो है वो कंक्लूजन की तरफ जाती है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगले 1-8 हफ्ते के अंदर फाइंडिंग से क्या लग रहा है, क्या मुझे ये लग रहा है इसके अंदर जो है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जो 23 अक्टूबर वाला साकिब फैसला था वो उन्होंने स्ट्रेच किया था। अगर उसको सिर्फ 9 मई के कॉन्टेक्स्ट या पॉलिटिकल जो एक एंगेजमेंट्स आई थी उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो रहते तो ये मामला 1967 की जो अमेंडमेंट्स थी उनको वायरीज पे ना लेके जाया जाता तो शायद फैसला और था। अब उन्होंने 1967 की जो वायरीज उसे भी उड़ाया। जो सुप्रीम कोर्ट की इतनी जजमेंट्स आई हुई हैं 5 मेंबर्स बेंच से लेके 14 मेंबर्स तक जो है उसे भी एक मिनॉरिटी बेंच ने जो है ओवरव्यू किया हुआ है। फिर आपकी आर्टिकल 8 के नीचे प्रोटेक्शन भी मौजूद है, शेड्यूल 1 के अंदर आपकी चीज़ें भी हैं। तो मुझे ये लग रहा है इस चीज़ के अंदर कि गाइडलाइन शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देगी, लेकिन जिस तरह की जजमेंट उन्होंने अनाउंस की है सुप्रीम कोर्ट के 4 मेंबर्स ने बेंच की, और जैसे याया अफरीदी साहब का डिसेंटिंग नोट उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी अगर आप किसी मेजॉरिटी व्यू को ओवरटर्न करने जाते हैं तो हमारा एक बिल्कुल एक इंटरप्रिटेशन का एक सादा सा असूल है जजिस का कि जी आप उससे बड़ा बेंच जो है वो चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी सारी ग्राउंड्स हैं कि जिसके अंदर वो जजमेंट जो है वो स्टे नहीं करेगी, लेकिन डेफिनेटली को गाइडलाइंस के जी राइट ऑफ अपील है या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, मतलब या उस तरह की जो सेफ्टी वॉल्व्स हैं, जो सेफ्टी वॉल्व्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट उसकी तरफ जाएगी। लेकिन जो लॉ की अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोटेक्शन दी गई है मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट जो 50 साल से एक प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करेगी। बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, 7 मेंबर्स बेंच जो भी फैसला करे। लेकिन जो मैंने एक आपको बताया है कि जिस तरह प्रोसीडिंग जा रही हैं या जिस तरह है या जिस तरह के क्वेश्चंस आंसर्स वो आ रहे हैं उसके अंदर ये है कि जो अमेंडमेंट्स हैं उसको स्ट्राइक डाउन करने के लिए साकिब आपको बहुत बड़ी चीज़ें जो है वो करनी पड़ती हैं। और इस कानून के अंदर ये है कि कोई भी अगर आपने अमेंडमेंट को सेटिसाइड करना है तो आपने आर्टिकल 8 के नीचे जाके करना होता है, चूंकि वही फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपके प्रिस्क्राइब हैं। और जिस लॉ के नीचे आपके जाके चैलेंज कर रहे हैं उस लॉ के अंदर आर्टिकल 3 जो है उसके अंदर ये है कि इन लॉज की प्रोटेक्शन जो है मौजूद है कि आप इन लॉज को जो है ऑन द टच स्टोन ऑफ फंडामेंटल नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने उसके अंदर जाके जो बात की है इमरजेंसी, और इमरजेंसी सेक्शन आर्टिकल 232-33 पे है। तो मेरा ख्याल ये है कि इसके अंदर काफी ऐसे ग्रे एरियाज हैं जिसको 7 मेंबर बेंच जो है इसको डिसाइड करेगा। मेरे ख्याल में हुकूमती बेंचेस को हाफिज साहब को भी इसमें अपना वकील करना चाहिए तो शायद दलाल बेहतर हो जाते। तो लेकिन वो हुए नहीं। देखिए हम तो नहीं मलिक साहब, मेरा तो ये है कि हम तो एक इंडिपेंडेंट आपको दिए, बाकी तो जो है फैसला तो जो है वो जजेस ने करना है, या जो हमें सुन रहे हैं उसको देखेंगे कि इसके अंदर लॉजिक या कॉन्स्टिट्यूशन का कितना इसके अंदर है। जी नारायण, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, मेरे 7वीं का ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।